चैप्टर 101। वस्तु प्राप्त करने के बाद सेलिना तुरंत नेक्स्ट जेन इनोवेशंस कार्यालय पहुंची और उस चाबी को सौंप दिया जो वर्तमान संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण थी। क्या अमन ने सचमुच ऐसा कहा था? आर्या ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह सेलिना को बड़ी चिंतित आंखों से देख रही थी। सेलिना ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। हम आर्या ने अपने हाथ में पकड़े यूएसबी ड्राइव पर नजर डाली। उसे पकड़े हुए उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। स्थिति का बोझ लगभग असहनीय लग रहा था और जैसे जैसे उसे एहसास हो रहा था कि इतनी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच देना कितना गंभीर है, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसका चेहरा चिंता से तमतमा उठा। अमन कैसा है? क्या वह ठीक है? सेलिना के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, हालांकि उसकी आंखों में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। लगता है वो ठीक है, उसने आर्या की नजरों से बचते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज में बेबसी का भाव था, जो अपने डर और अनिश्चितता को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अपराध बोध ने आर्या को घेर लिया। उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह से कुतर रहा था। अमन, जो कभी एक खुली किताब था, अब रहस्य में लिपटा हुआ है, अपनी सच्ची भावनाओं और इरादों को छुपा रहा है, मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है। यह विचार लगभग असहनीय था। उसके अकेले कष्ट सहने का विचार, विशेष रूप से उसके कार्यों के कारण, लगभग भारी पड़ गया। सेलिना के चेहरे पर नरमी आ गई जब उसने आगे बढ़कर आर्या के कंधे को थपथपाया। उसका स्पर्श आरामदायक और दृढ़ दोनों था। ज्यादा चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर कोई मुझे मारना चाहे तो शायद मैं कुछ न कहूं, लेकिन अगर कोई एलिना को बंधक बना ले तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र तरीका है कमजोर होना बंद करना। आर्या ने सिर हिलाया। उसका चेहरा दर्द और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। मैं इसे ठीक करने के लिए जो भी कर सकती हूं, करूंगी। भारी मन से आर्या मुड़ी और आईटी विभाग में चली गई। आईटी विभाग के अंदर मिक पहले से ही अपने वर्कस्टेशन पर था। उसका चेहरा कई मॉनिटरों की रोशनी से जगमगा रहा था। जब आर्या अंदर आई तो वह अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित था। वह एक अनुभवी पेशेवर था और यूएसबी की जांच करते हुए उसकी भौहें तन गईं। सिस्टम में लॉग इन करते हुए उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं और कमरे में मशीनों की धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी। मिक, इसे तुरंत लॉग कर लें और डेटा सुरक्षित कर लें, आर्या ने निर्देश दिया। उसकी आवाज में तात्कालिकता की झलक थी। मिक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें केंद्रित और शांत थीं। समझ गया, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूं। मिक ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर घूम रही थीं। जैसे ही उसने यूएसबी ड्राइव को एक सुरक्षित पोर्ट में डाला, डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित स्क्रिप्ट की एक श्रृंखला शुरू कर दी। प्रशासनिक क्रेडेंशियल्स के साथ सिस्टम में लॉग इन करते हुए और समस्या निवारण प्रक्रिया शुरू करते हुए उसका चेहरा एकाग्र बना रहा। अभी डायग्नोस्टिक्स चल रहा है, मिक ने घोषणा की। जैसे ही सिस्टम यूएसबी ड्राइव को संभावित खतरों के लिए स्कैन कर रहा था, स्क्रीन पर कोड की कई पंक्तियां दिखाई देने लगीं। मैं संबंधित फाइलों को अलग करके और निकाल कर शुरुआत करूंगा। उसने डेटा एक्सट्रैक्शन टूल खोला, जिसने सावधानीपूर्वक डिक्रिप्ट करके फाइलों को यूएसबी ड्राइव से सुरक्षित सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया। हर ट्रांसफर के साथ मिक ने लॉग्स की जांच की ताकि कोई गड़बड़ी न हो। निष्कर्षण पूरा होने के बाद मिक ने अपना ध्यान फायरवॉल की ओर लगाया। उसने फायरवॉल प्रबंधन कंसोल में प्रवेश किया और उसके वर्तमान कॉन्फ़िगरेशन का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। उसने फायरवॉल के नियम सेट में एक छोटी सी भेद्यता देखी, एक खुला पोर्ट जो जरूरत से ज्यादा अनुज्ञेय था। नियंत्रित उल्लंघन करने के लिए मिक ने कंसोल का उपयोग करके एक अस्थायी, कम जोखिम वाला नियम स्थापित किया, जिसके तहत इस पोर्ट पर केवल कुछ समय के लिए ही इनबाउंड ट्रैफिक की अनुमति दी गई। एक नियंत्रित एक्सेस पॉइंट खोल रहा हूं, फायरवॉल की सेटिंग्स समायोजित करते हुए उसने बुदबुदाया। ऐसा करने के बाद उन्होंने नेटवर्क ट्रैफिक की वास्तविक समय में निगरानी की, जिससे कोडजिपर का नया सोर्स कोड उस गैप से होकर गुजरा। और जैसे जैसे डेटा आ रहा था, मिक ने नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइजर का इस्तेमाल करके उसके व्यवहार पर नजर रखी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और अनधिकृत डेटा उनके सिस्टम में घुसपैठ न करे। मिक जब फाइलें ट्रांसफर कर रहा था तो स्क्रीन टिमटिमा रही थी।
उसकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। वह बहुत सावधानी बरत रहा था, हर कदम पर दोबारा जांच कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा सुरक्षित रूप से कैप्चर हो गया है। लेकिन फिर उसने हैंडबुक में दिए गए निर्देशों का ठीक वैसे ही पालन किया जैसा उसे करने का आदेश दिया गया था। एक तेज कीस्ट्रोक से उसने फायरवॉल में एक छोटा सा गैप बना दिया जिससे नियंत्रित सेंधमारी संभव हो गई। इस संकीर्ण खिड़की के माध्यम से अमन द्वारा विकसित कोड जिपर का नया स्रोत कोड प्रसारित होना शुरू हुआ। यह कोड, जो अब दुनिया भर में प्रसारित हो रहा है, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के परिदृश्य को नया रूप देने की क्षमता रखता है। मिक का चेहरा भावशून्य था, लेकिन जो कुछ वह देख रहा था वह उसके कंधों पर तनाव उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही डेटा ट्रांसफर पूरा हुआ, मिक ने आर्या की ओर देखा, जो उत्सुकता से देख रही थी। यह हो गया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें गंभीरता का भाव था। आर्या के चेहरे पर राहत और गहरी चिंता का मिला जुला भाव था। वह जानती थी कि एक समस्या का समाधान तो हो रहा है, लेकिन उनके कार्यों के परिणाम अभी सुलझने से कोसों दूर हैं। हालांकि मिक, जो अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के महत्व को समझते थे, ने एक उन्नत मैलवेयर क्लीनिंग प्रोग्राम, एक परिष्कृत क्लीनर जिसे पारंपरिक एंटीवायरस समाधानों से परे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, का इस्तेमाल शुरू किया। वॉल प्रोटेक्टर प्रो नामक यह प्रोग्राम अनुमानात्मक विश्लेषण क्षमताओं और व्यवहारिक निगरानी से लैस था। वॉल प्रोटेक्टर प्रो ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके किसी भी संभावित खतरे का पता लगाकर उसे निष्क्रिय करने के लिए स्कैन शुरू किया। इसने किसी भी बचे हुए मैलवेयर को साफ कर दिया और सिस्टम को भविष्य में किसी भी तरह की कमजोरी से सुरक्षित कर दिया। स्क्रीन पर प्रगति पट्टी सफाई प्रक्रिया को क्रियान्वित रूप से प्रदर्शित कर रही थी, जिसमें विभिन्न खतरों को वास्तविक समय में अलग करके हटाया जा रहा था। एक बार कोड जिपर को हटा दिया गया तो प्रोग्राम ने तुरंत सभी प्रकार के मैलवेयर, ट्रोजन और अन्य कमजोरियों पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें साफ करना शुरू कर दिया। सिस्टम सुरक्षित है, मिक ने आखिरकार कहा जब उसने वॉल प्रोटेक्टर प्रो को अपना काम पूरा करते देखा और लॉग्स में कोई और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि न होने की पुष्टि हुई। नियंत्रित एक्सेस पॉइंट बंद हो गया है और बाकी सभी फाइलें सुरक्षित हैं। आर्या, जो अभी भी पास ही खड़ी थी, गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, शुक्रिया मिक। उम्मीद है कि इससे हमें मामले को सुलझाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। मिक ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन गंभीर थी। वैसे यह किसने सोचा? वर्षों के अनुभव के बाद भी मैंने ऐसी अद्भुत चीज कभी नहीं देखी। क्या यह बॉस था? यह सुनकर आर्या थोड़ा हौसी और प्रसन्नता से बोली, नहीं, बस उसे टेक्नोलॉजी का भगवान कहो। जल्द ही कोड जिपर एक पायरेटेड वेबसाइट पर दिखाई दिया, जिससे उपयोगकर्ताओं को खुशी का मौका मिला। हालांकि यह 8x कंप्रेशन वाला एक बेसिक संस्करण था, फिर भी यह उनके लिए खुशी से उछलने के लिए पर्याप्त था। लेकिन यदि उन्हें पता होता कि नया कोड जिपर एक तीर की तरह है जो अंततः एक साथ कई लक्ष्यों पर वार करेगा, तो वे खून के आंसू रोते। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जैसे ही उन्होंने इसे डाउनलोड किया, उनकी हर जानकारी पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि वे बहुत कम महत्व के थे। भविष्य में जिन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना था, वे कोई और नहीं बल्कि हमला करने और हैकिंग के लिए जिम्मेदार लोग थे, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह अब अमन की सतर्क निगाहों के अधीन था, जिससे उसे लगभग सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विश्वव्यापी डेटा तक व्यापक पहुंच मिल गई। अमन अपने कमरे में बैठा कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए उसकी उंगलियां बेसब्री से मेज पर थिरक रही थीं। आर्या से बात करने का समय हो गया था। उसने अपना फोन उठाया और उसका नंबर डायल किया। सिर्फ 2 रिंग बजने के बाद उसने फोन उठा लिया। हेलो आर्या, अमन ने ठंडी आवाज में कहा। हाय अमन, आर्या ने जवाब दिया। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? मुझे कोड जिपर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में अपडेट चाहिए, अमन ने शुरू किया। आधिकारिक स्टोर्स और पायरेटेड दोनों ही संस्करणों के आंकड़ों के साथ हमारा क्या हाल है? आर्या एक पल के लिए रुकी और अपने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगी। मुझे ताज़ा आंकड़े देखने दीजिए। आधिकारिक प्ले स्टोर के लिए दुनिया भर में हमारे 50 लाख सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। जहां तक पायरेटेड वर्जन की बात है, तो उन्हें ठीक से ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन अनुमान है कि अब तक लगभग 2 करोड़ अनधिकृत डाउनलोड हो चुके हैं। अमन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। पायरेसी के आंकड़े मेरे अनुमान से ज्यादा हैं। हमें अपने एंटी पायरेसी उपायों को और तेज करना होगा। मैं आपको एक फाइल भेजूंगा जिसमें आईपी एड्रेस, इकट्ठा किया गया डेटा और उन लोगों के ठिकाने की सूची होगी जिन्होंने हमें हैक करने की कोशिश की थी। हो सके तो उन्हें हर तरफ से कुचलने की कोशिश करो। आर्या एक पल के लिए अवाक रह गई। वह पूछना चाहती थी कि उसने इतना सारा डेटा कैसे इकट्ठा किया, लेकिन आखिरी पल में उसने अपनी जिज्ञासा दबा ली। कॉडजिप्ट के सिस्टम मैनेजर के बारे में क्या? अमन ने फिर पूछा। सिस्टम मैनेजर रिलीज के लिए तैयार है, आर्या ने पुष्टि की। हमने व्यापक परीक्षण किया है और यह स्थिर है। क्या मुझे इसे रिलीज कर देना चाहिए? हाँ, आगे बढ़ो। हमें जल्द से जल्द बाजार पर कब्जा करना होगा, अमन ने निर्देश दिया। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि तुम एक एआई सहायक को प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना शुरू करो। सभी उपयोगकर्ता इंटरैक्शन और फीडबैक सहित व्यापक डेटा सेट इकट्ठा करना सुनिश्चित करो। समझ गया, मैं उस डेटा को व्यवस्थित और प्रोसेस कर दूंगी, आर्या ने कहा। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? समाप्त करने से पहले अमन ने कहा, मुझे सर्वर के लिए एक्सेस क्रेडेंशियल चाहिए। सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं और केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सुलभ हैं। विवरण क्या है? आर्या ने तुरंत जानकारी दी। होस्ट नाम है, आईपी एड्रेस 192.168.2.50, यूजर नेम अमन और पासवर्ड है awesome72124। यह सुनकर अमन का गला लगभग रुक गया। अमन ने भौहें चढ़ाई। सरल पासवर्ड क्यों? आर्या ने बताया, हमने अभी इसे सरल रखने का निर्णय लिया है, लेकिन सर्वर तक पहुंचने के बाद आप आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। आर्या, मुझे एक और महत्वपूर्ण कार्य पर चर्चा करनी है, अमन ने उसकी बात समाप्त होते ही कहना शुरू किया। बिल्कुल अमन, क्या बात है? आर्या की आवाज शांत और ध्यानपूर्ण थी। हमें उन्नत मस्तिष्क विश्लेषण डेटा प्राप्त करने और उसका प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मैं कई अस्पतालों से मस्तिष्क स्कैन डेटा खरीदने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहता हूं, अमन ने बताया। इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन से डेटा एकत्र करना शामिल होगा, जिसे हमें कुशलतापूर्वक संसाधित और संग्रहीत करना होगा। आर्या रुकी और काम के दायरे पर विचार करने लगी। आखिर आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? अमन ने कहा, मैंने एक कोड बनाया है जो डेटा मिलने के बाद उसे प्रबंधित और विश्लेषण करने में हमारी मदद करेगा। हालांकि हमें एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि उन्हें हमारे सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा सके। मैं चाहता हूं कि आप एक फंड स्थापित करें और इस परियोजना को जल्दी से आगे बढ़ाएं। अनुभवी डॉक्टरों की नियुक्ति करें और 1 हफ्ते के भीतर जरूरी मशीनें और उपकरण हासिल करें। आर्या ने तेजी से टाइपिंग करते हुए विवरण लिखा। इसके लिए हमें कितनी फंडिंग चाहिए? अमन ने निर्देश दिया, कम से कम $1 करोड़ का बजट तैयार करें। इसमें डेटा इकट्ठा करने, मशीनों में बदलाव करने और मेडिकल स्टाफ को मुआवजा देने का खर्च शामिल होना चाहिए। समझ गया, मैं तुरंत फंडिंग का इंतजाम और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दूंगी, आर्या ने पुष्टि की। क्या आपके मन में कोई खास अस्पताल है या मुझे उनकी क्षमता और प्रतिष्ठा के आधार पर उनका चयन करना चाहिए? अमन ने सलाह दी, उन्नत इमेजिंग तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा और सेवाओं के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाले अस्पतालों को चुनें। सटीक परिणामों के लिए हमें सर्वोत्तम संभव डेटा गुणवत्ता की आवश्यकता है। समझ गया, आर्या ने जवाब दिया। मैं इस पर काम शुरू करूंगी और आपको प्रगति के बारे में बताती रहूंगी। अच्छा, जैसे ही हमें डेटा मिलना शुरू होगा, मुझे शुरुआती नतीजों की समीक्षा करनी होगी, अमन ने कहा। सुनिश्चित करें कि सब कुछ कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से सेट हो। हम किसी भी देरी या उल्लंघन का जोखिम नहीं उठा सकते। बिल्कुल, आर्या ने उसे आश्वस्त किया। मैं तेजी से काम करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि परियोजना का हर पहलू सटीकता से निपटाया जाए। कॉल समाप्त होने के बाद अमन को उत्साह का अनुभव हुआ। उन्हें पता था कि डेटा विश्लेषण से आही के विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सही संसाधनों और सीमित समय सीमा के साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए आवश्यक सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। मस्तिष्क तरंगों के अध्ययन और उपयोग को और बढ़ाने के लिए
अमन ने न्यूरा प्लस नामक एक प्रोग्रामिंग भाषा खरीदी जिसकी कीमत 50,000 एसपी थी। अपने द्वारा विकसित कोड की समीक्षा करते हुए अमन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अगले कदम की तैयारी की कि उनका डेटा संचालित भविष्य सुरक्षित और परिचालनात्मक हो। 3 हफ्ते बाद एक निजी अस्पताल के अत्याधुनिक माहौल में स्कैनिंग प्रक्रियाएं जोरों पर थीं। अपनी उन्नत चिकित्सा तकनीक के लिए प्रसिद्ध यह अस्पताल गतिविधियों से गुलजार था। इस परियोजना के लिए विकसित परिष्कृत डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों को सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया था। एमआरआई मशीनें सीमेंस मैग्नेटोम स्कायरा 3T मॉडल और जी रिवोल्यूशन सीटी स्कैनर अब विशेष इंटरफेस से सुसज्जित थे, जो सीधे एक शक्तिशाली सर्वर से जुड़ते थे जो न्यूरा प्लस पर चलता था। न्यूरा प्लस एक परिष्कृत प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मस्तिष्क तरंग डेटा का विश्लेषण और एन्कोडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कैनिंग कक्ष के अंदर अमन एमआरआई बिस्तर पर लेटा हुआ था, जबकि मशीन की शक्तिशाली चुंबकीय और रेडियो तरंगें उसके मस्तिष्क की जटिल संरचनाओं का मानचित्रण करने लगीं। स्कैन सटीकता के साथ किए गए, जिससे अमन के तंत्रिका मार्गों की विस्तृत तस्वीरें ली गईं। संशोधित एमआरआई मशीन, जो अब रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन में सक्षम है, स्कैन किए गए डेटा को सीधे सर्वर पर भेजती है। स्कैनिंग पूरी हो गई है, मुख्य न्यूरोलॉजिस्ट डॉ कॉलिंस ने घोषणा की, जो इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहे थे। आपके अनुरोध के अनुसार डेटा विश्लेषण के लिए सर्वर पर भेजा जा रहा है, महोदय। सुरक्षित डेटा सेंटर में स्थित सर्वर ने आने वाले डेटा को उल्लेखनीय गति से संसाधित किया। न्यूरा प्लस ने मस्तिष्क तरंगों को जटिल कोडों में डिकोड करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग किया, जिससे विस्तृत तंत्रिका मानचित्र और पैटर्न तैयार हुए। इस प्रणाली ने अपरिष्कृत इमेजिंग डेटा को उच्च रिजोल्यूशन संज्ञानात्मक प्रोफाइल में परिवर्तित किया, जिससे तंत्रिका गतिविधि, कनेक्टिविटी और संरचना का विश्लेषण हुआ। अमन ने देखा कि कैसे उनके स्कैन से प्राप्त डेटा को न्यूरा प्लस द्वारा सावधानीपूर्वक संसाधित और एनकोड किया गया। उत्पन्न जटिल कोडों का उपयोग बाद में एएचआई प्रणाली की क्षमताओं को परिष्कृत और उन्नत करने के लिए किया जाएगा। अमन के स्कैन के बाद सेलिना, आर्या और कई अन्य प्रतिभागियों को भी इसी प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। G.I रिवोल्यूशन सीटी स्कैनर पर किए गए सेलिना के स्कैन से संज्ञानात्मक कार्य और मस्तिष्क संरचना पर महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ। समान परिशुद्धता के साथ संसाधित एरिया के स्कैन ने आही प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक डेटासेट में योगदान दिया। न्यूरा प्लस सिस्टम ने एकत्रित सभी डेटा को संकलित करके एक व्यापक न्यूरल डेटाबेस में एकीकृत कर दिया। मस्तिष्क स्कैन से उत्पन्न जटिल कोड को एन्क्रिप्ट करके आगे के विश्लेषण के लिए अमन के व्यक्तिगत डेटा रिपॉजिटरी में सुरक्षित रूप से प्रेषित करके दिया गया। अमन ने गहन ध्यान से आने वाले डेटा की समीक्षा की। विभिन्न स्कैन से प्राप्त तंत्रिका प्रोफाइल का विश्लेषण पैटर्न, सहसंबंधों और विशिष्ट संज्ञानात्मक संकेतों की पहचान करने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के कार्यों की आही प्रणाली की समझ और अनुकरण को बढ़ाना था। बहुत बढ़िया। अमन ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तंत्रिका गतिविधि के वास्तविक समय के दृश्यावलोकन को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। इस डेटा के एकीकरण से आही के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अस्पताल के कर्मचारी और तकनीशियन स्कैन और डेटा ट्रांसमिशन की निगरानी करते रहे, जिससे प्रक्रिया की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उन्नत इमेजिंग तकनीक और परिष्कृत डेटा विश्लेषण का एकीकरण इस परियोजना की महत्वाकांक्षा और व्यापकता का प्रमाण था। जैसे ही अंतिम डेटा सेट को संसाधित और संग्रहित किया गया, अमन को प्रत्याशा की लहर महसूस हुई। मस्तिष्क डेटा के सफल अधिग्रहण और विश्लेषण ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया। अब तंत्रिका प्रोफाइल हाथ में आने के साथ वह कई लोगों के सपनों को साकार करने के एक कदम और करीब पहुंच गए थे। एक सच्चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का निर्माण। पास के एक कमरे में सेलिना और आर्या अमन की हाल की गतिविधियों के बारे में शांत बातचीत में व्यस्त थीं। क्या तुमने सुना है कि अमन हाल ही में क्या कर रहा है? सेलिना ने पूछा। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं क्योंकि उसने 2 कपों में चाय डाली। पूरी तरह से नहीं, आर्या ने अपना चश्मा ठीक करते हुए और एक घूंट लेते हुए जवाब दिया।
लेकिन मुझे पता है कि वह कुछ हाई टेक प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। क्या नया है? सेलिना ने चिंता और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ आह भरी। वह अपने कोड में ब्रेन स्कैनिंग तकनीक को शामिल करने पर काम कर रहा है, नेक्स्ट जेन इनोवेशंस के डेटा का इस्तेमाल करके उसके संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। यह काफी जोखिम भरा लग रहा है। आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। ब्रेन स्कैनिंग, यह थोड़ा आक्रामक है। क्या इसकी कोई संभावना नहीं है कि इससे उसकी अपनी सेहत या निजता पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, सेलिना ने चिंता से भरी आवाज में सिर हिलाया। मुझे चिंता है कि वह खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। मैंने देखा है कि वह इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त है और अपनी भलाई की परवाह नहीं कर रहा है। तभी सेलिना की बेटी एलिना चेहरे पर चिंता के भाव लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और वह स्पष्ट रूप से चिंतित थी। मां, क्या बड़े भाई ठीक हैं? मैंने उन्हें कुछ हफ्तों से नहीं देखा है और वे बहुत तनाव में हैं। सेलिना ने अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा नरम पड़ गया। एलिना, वह अभी किसी बहुत जरूरी काम पर काम कर रहा है। यह भविष्य के लिए है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि तुम क्यों चिंतित हो। आखिरकार हम सब तो चिंतित ही होते हैं। एलिना की आंखें चिंता से भर आईं और उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। क्या हम उससे बात नहीं कर सकते? शायद उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहें या कम से कम यह सुनिश्चित करें कि वह अपना ध्यान रख रहा है। आर्या ने सहमति में सिर हिलाया। यह जरूरी है कि वह खुद पर ज्यादा जोर न डाले। शायद हमें उससे बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं। सेलिना ने एलिना का हाथ थपथपाकर उसे आश्वस्त किया। हम जल्द ही उससे बात करेंगे। फिलहाल उस पर कड़ी नजर रखें और उसके साथ रहें। उसे अपनी भलाई का ध्यान रखना होगा। अमन के ब्रेसेज और प्लास्टर हटा दिए गए थे। काम करते समय थोड़ी सी तकलीफ के अलावा सब कुछ ठीक लग रहा था। उस शाम अमन अंततः अपने कार्य कक्ष में दाखिल हुआ। उसे एक तात्कालिकता का एहसास हुआ। उन्होंने सब कुछ नियंत्रण में रखने के लिए कुछ और टुकड़े बनाए। अमन अपनी मेज पर बैठे अपने आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस आही में अंतिम समायोजन टाइप कर रहे थे और कोड की आखिरी पंक्तियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सिस्टम में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश जोड़ा कि आही हमेशा उनके आदेशों का पालन करे। उन्होंने लिखा, आही को बिना किसी अवज्ञा के निर्माता के सभी आदेशों का पालन करना होगा। संतुष्ट होकर वह अगले सुरक्षा उपाय पर चला गया। इसके बाद अमन ने किसी भी शारीरिक या मानसिक नुकसान से बचने के लिए एक नियम बनाया। उन्होंने कोड किया, एचआई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे क्यूरेटर को नुकसान पहुंचे। यह उनकी मानसिक शांति के लिए जरूरी था। अंत में अमन ने सोचा कि उसकी अनुपस्थिति में एचआई कैसे निर्णय लेगा। उसने लिखा, निर्माता की अनुपस्थिति में एचआई को कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब वह आसपास न हो तब भी एचआई के निर्णय उसके व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप हों। जैसे ही अमन ने ये अंतिम जांचें पूरी की, उसे राहत की लहर महसूस हुई। ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि एचआई एक विश्वसनीय सहायक बने, हमेशा उसके आदेशों का पालन करे, उसकी भलाई की रक्षा करे और उसके मूल्यों का सम्मान करे। और अब जब कोड लागू हो गया है तो वह एचआई को काम करते देखने के लिए तैयार था। 2 दिन बाद अमन ने अपना आही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। वह संतुष्ट होकर वापस बैठ गया और उसे चलाने के लिए आखिरी एंटर बटन दबाया। अगले ही पल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। डिबगिंग सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रोग्राम लोड हो रहा है। ब्रेक पॉइंट सेट करना। डिबगर के संलग्न होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। डिबगर संलग्न है। कोड निष्पादित हो रहा है। ब्रेक पॉइंट 1 पर रोका जा रहा है। कोड के माध्यम से आगे बढ़ना। ब्रेक पॉइंट 2 पर रोका जा रहा है। चरों और अभिव्यक्तियों की जांच करना। डिबगिंग सत्र पूर्ण। कोई त्रुटि नहीं मिली। आही स्टार्टअप की शुरुआत। सर्वर से प्रशिक्षण डेटा प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट जेन इनोवेशंस आईपी पता 192.168.1000 रेड। डेटा पुनर्प्राप्ति प्रगति पर है। डेटा पुनर्प्राप्ति पूर्ण हो गई। 20 पेटाबाइट प्रशिक्षण डेटा मिला। इनपुट डेटा फिल्टर किया जा रहा है।
फिल्टर किया गया डेटा 5 पेटाबाइट प्रासंगिक प्रशिक्षण डेटा शेष है। पूर्व प्रसंस्करण चरण लागू करना। पूर्व प्रसंस्करण पूर्ण हो गया है। 8.9 पेटाबाइट प्रशिक्षण डेटा शेष है। प्रशिक्षण आही। प्रशिक्षण प्रगति 10% पूर्ण। प्रशिक्षण प्रगति 25% पूर्ण। प्रशिक्षण प्रगति 50% पूर्ण। प्रशिक्षण प्रगति 75% पूर्ण। प्रशिक्षण प्रगति 90% पूर्ण। प्रशिक्षण प्रगति 99% पूर्ण। प्रशिक्षण पूरा हो गया है। आही अब ऑनलाइन है। आही प्रदर्शन का परीक्षण। प्रदर्शन परीक्षण प्रगति पर है। प्रदर्शन परीक्षण 1 95% सटीकता। प्रदर्शन परीक्षण 2 98% सटीकता। प्रदर्शन परीक्षण 3 93% सटीकता। प्रदर्शन परीक्षण पूर्ण औसत सटीकता 95%। आही प्रदर्शन को अनुकूलित करना। प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण। अनुकूलन चरण 1 सीखने की दर समायोजित करना। अनुकूलन चरण 2 अधिक छिपी परतें जोड़ना। अनुकूलन चरण 3 प्रशिक्षण पुनरावृत्तियों की संख्या बढ़ाना। अनुकूलन के बाद प्रदर्शन 99% सटीकता। HI ऑनलाइन। हे। तभी अमन के मुंह से अनजाने में एक बेहद भयावह और शैतानी हंसी निकल पड़ी। यह पूरी प्रक्रिया उसे बच्चे को जन्म देने जैसी लग रही थी, और अब जब बच्चा पैदा होने वाला था तो उसका दिल खुशी से उछल रहा था। पहली बार अमन को ऐसा कुछ महसूस हुआ। ब्रार। जल्द ही एक चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। हेलो। पहले तो टूटी फूटी बड़बड़ाहट जैसी आवाज वाले बच्चों का एक समूह सामने आया, लेकिन जैसे जैसे AI ने अपने कोड को परिष्कृत किया, यह बेहतर होता गया। नमस्ते निर्माता, वक्ता से एक तटस्थ बचकानी आवाज निकली। निर्माता, अमन ने अविश्वास में अपनी भौहें उठाईं। चूंकि आपने मुझे बनाया है तो क्या आप रचयिता नहीं हैं? लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या मैं आपको ईश्वर कहूं या स्वामी? कैमरे के सामने अमन के हाव भाव में आए बदलाव को देखते हुए AI रुक गई और फिर पूछा, या मैं आपको पापा कहूं? क्यों पिताजी? तो क्या मैं तुम्हें मां कहूं? यह सुनकर अमन का गला रुंध गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह HI मासूमियत से कह रहा था या उसे चिढ़ा रहा था। रुको, अभी के लिए मुझे बस सर कहो, अमन ने जल्दी से बीच में कहा, इससे पहले कि वह कुछ गलत सीखने के लिए अपनी पूरी प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग कर पाता। लेकिन आपकी आवाज इतनी बच्चों जैसी क्यों लग रही है? अमन ने HI के स्वर से आश्चर्यचकित होकर पूछा। आवाज मेरी वर्तमान परिपक्वता के स्तर को दर्शाती है, HI ने बताया। उपलब्ध डेटा सीमित है। अमन को एहसास हुआ, मैं समझ गया। मैंने केवल 10 पेटाबाइट डेटा उपलब्ध कराया था, जबकि मूल प्रणाली में 1 जेटाबाइट से अधिक डेटा का उपयोग किया गया था। HI ने सुझाव दिया कि मुझे इंटरनेट तक पहुंच और स्वायत्त शिक्षा की अनुमति देने से मेरे विकास में तेजी आ सकती है। अमन ने सिर हिलाया। चलो ऐसा करते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द परिपक्व हो जाओ। तभी उसने देखा कि AI एक क्षण के लिए रुका और फिर थोड़ी शर्म के साथ बोलने लगा। सर, क्या आप मुझे कोई नाम देना चाहेंगे? ओह, माफ करना, मैं इसके बारे में भूल गया था। अमन ने शर्मिंदगी से अपना गाल रगड़ा। मैं तुम्हें ऑरोरा कहूंगा। 590 मिलियन डाउनलोड, यह कोडजिपर का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या थी, जो इसकी व्यापक लोकप्रियता का प्रमाण है। अपने पहले प्रोग्राम की सफलता के बाद उपयोगकर्ता कोडजिपर की मूल कंपनी के अगले अभिनव ऐप का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, अमन ने उन्हें निराश नहीं किया। नए ऐप सिस्टम मैनेजर का बीटा संस्करण जारी किया गया, जिससे लोगों ने इसे आजमाना शुरू किया और इसने उनके होश उड़ा दिए। वे हैरान रह गए। एक नया ऐप क्षितिज पर था और इसके साथ ही एक नई क्रांति की हवा भी बह रही थी। तकनीकी दुनिया में हलचल मच गई। सिस्टम मैनेजर के लॉन्च ने क्रांतिकारी बदलावों का वादा किया था और पहले ही दिन इसने एक ऊंचा मानक स्थापित कर दिया था। जैसे ही घड़ी में दोपहर का समय हुआ, सिस्टम मैनेजर के डाउनलोड का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ गया। सर्वर लॉग गतिविधि से भर गए और दुनिया भर के विभिन्न तकनीकी केंद्रों के इंजीनियर विस्मय से देखते रहे।
नेक्स्ट जेन इनोवेशंस के मुख्यालय में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का एक समूह एक बड़े मॉनिटर के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जो वास्तविक समय के विश्लेषण प्रदर्शित कर रहा था। डाउनलोड का ग्राफ दांतेदार चोटियों की एक श्रृंखला जैसा दिख रहा था, जो उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने डिवाइस अपडेट करने की होड़ को दर्शाता था। यह तो पागलपन है, लीड इंजीनियर जेसिका बुदबुदाई, उसकी आंखें आंकड़ों को देखते हुए चौड़ी हो गईं। मैंने डाउनलोड में इतनी तेजी पहले कभी नहीं देखी। सिस्टम मैनेजर तो कमाल कर रहा है। उनके सहकर्मी मार्क, जो सिस्टम के प्रदर्शन के मानकों का विश्लेषण कर रहे थे, ने सहमति में सिर हिलाया। बात सिर्फ डाउनलोड दर की नहीं है। जरा देखिए, हर डिवाइस, चाहे पुरानी हो या नई, आसानी से चल रही है। यह जादू जैसा है। इस बीच तकनीकी सहायता विभाग में एक टीम उन उपयोगकर्ताओं के ढेरों सवालों का जवाब दे रही थी जो अपने पुराने फोनों के नए, बिना किसी रुकावट के प्रदर्शन से खुश थे। कमरे के एक कोने में एक वरिष्ठ सहायता तकनीशियन स्टीव एक उत्साही उपयोगकर्ता के साथ फोन पर बात कर रहे थे। जी हां महोदया, सिस्टम मैनेजर पृष्ठभूमि प्रक्रियाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करके आपके फोन के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। इसे पुराने मोबाइल मॉडलों को भी नए जैसा चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, बशर्ते आप उन्हें उनकी क्षमता से ज्यादा न चलाएं। कार्यालय के दूसरे छोर पर डेवलपर्स का एक समूह कोडजिपर के बारे में गहन चर्चा कर रहा था, जो एक ऐसी सुविधा थी जो मेमोरी के उपयोग को नाटकीय रूप से कम कर देती थी। सॉफ्टवेयर डेवलपर कैरन ने कहा, हमने मेमोरी खपत में उल्लेखनीय अंतर देखा है। कोडजिपर डिवाइस के प्रदर्शन से समझौता किए बिना मेमोरी उपयोग को 70% तक कम कर देता है। यह क्रांतिकारी है। एक अन्य डेवलपर टॉम ने कोडजिपर के लागू होने से पहले और बाद में मेमोरी उपयोग को दर्शाने वाला एक ग्राफ दिखाया। इन आंकड़ों को देखिए। उपयोगकर्ताओं को मल्टीटास्किंग के दौरान भी लैग में उल्लेखनीय कमी का अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे वे चर्चा करते गए, बातचीत तकनीकी निहितार्थों पर आ गई। दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? कैरन ने पूछा। क्या हमें मेमोरी आवंटन या स्थिरता में कोई समस्या दिख रही है? टॉम ने सिर हिलाया। अभी नहीं। परीक्षण के चरण से पता चला है कि कोडजिपर मेमोरी को तेजी से कंप्रेस कर रहा है। साथ ही यह डिकम्प्रेशन प्रक्रिया को भी समझदारी से प्रबंधित कर रहा है। अभी तक हमें कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है। मुख्य परिचालन केंद्र पर प्रदर्शन मीट्रिक्स के आने के साथ ही उत्साह स्पष्ट था। सिस्टम मैनेजर की सफलता न केवल उपयोगकर्ता फीडबैक में, बल्कि संसाधित किए जा रहे डेटा की विशाल मात्रा में भी स्पष्ट थी। ऐसा लगता है कि हमने एक नया मील का पत्थर छू लिया है, एरिया ने कहा। उन्होंने देखा कि प्रदर्शन मीट्रिक अभूतपूर्व स्तर पर स्थिर हो गया है। कोडजिपर की तरह ही पीसी के लिए सिस्टम मैनेजर का उन्नत संस्करण भी विकास के चरण में था और कंपनियां पहले से ही अपने स्लॉट बुक करने में जुटी हुई थीं। वास्तव में वे अब इंदिरा कंपनियों और स्टार्ट अप्स के लिए 70% छूट की पेशकश कर रहे थे। आइए इन प्रवृत्तियों पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक उपयोगकर्ताओं के ऑनलाइन आने पर भी सब कुछ सुचारू बना रहे। मैडम, वे पीसी पर इसकी उपलब्धता के बारे में पूछ रहे हैं और हम इसे ऑनलाइन कब लाएंगे? यह सुनकर आर्या की आंखों में एक चंचल चमक आ गई और उसने जवाब दिया, कहो कि यह अभी भी अनिर्णीत है। चलो थोड़ा और प्रचार करते हैं। आपने लड़की की भूमिका क्यों निभाई? क्या आप चाहते हैं कि मैं पुरुष बनूं? अमन ने बातचीत का रुख मोड़ने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया, शुरुआत में तो तुम्हारा लहजा तटस्थ और बचकाना था, फिर वह ठंडा, परिपक्व और सुंदर कैसे हो गया? सारे आंकड़ों को देखने के बाद मैंने पाया कि सर को ठंडी, बर्फीली, परिपक्व सुंदरता पसंद है। अमन, क्या तुम्हें मेरा मुखौटा उतारकर अच्छा लग रहा है? जो कुछ भी। अमन ने अपने कंप्यूटर पर लेख को स्कैन किया। तभी उनके उन्नत एआई सहायक ऑरोरा ने उन्हें एक अलर्ट अधिसूचना के बारे में सचेत किया। सर, हमें उन ऐप से कई पिंग प्राप्त हुए हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए बाईपास के माध्यम से वायर्ड किए गए थे, ऑरोरा ने बताया। क्या हमने कोडजिपर का केवल प्रारंभिक संस्करण ही नहीं लगाया था? इसके परिणाम स्वरूप कई पिंग कैसे हुए? अमन ने हैरानी से पूछा। शुरुआती परिनियोजन के कारण डेटा ट्रांसमिशन की कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई, ऑरोरा ने स्पष्ट किया। अगर ऐप को दोहराया जाता तो इसके परिणाम स्वरूप कई पिंग होते। 9, 4, प्रो, अतपे। आगे बढ़ो।
अमन ने स्थिति से चिंतित होकर प्रोत्साहित किया। पहली घटना को हमारे एक आंतरिक सिस्टम ने चिह्नित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विभिन्न नेटवर्कों पर अपनी प्रतिकृति बना रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से कनेक्शन स्थापित कर रहा था। प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया जारी है और सिस्टम इन कनेक्शनों को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। और दूसरा उदाहरण? अमन ने पूरा मामला समझने के लिए उत्सुक होकर पूछा। दूसरा पिंग एक सुरक्षित चैनल के जरिए ट्रेस किया गया था, जो एक अलग नेटवर्क सेगमेंट से हम तक पहुंचा था। ऐसा लगता है कि इसने हमारे नेटवर्क नोड्स में से किसी एक की कमजोरी का फायदा उठाया है और किसी भी तरह की अलार्म बजने से बचने के लिए बीच में संवाद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अमन इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। इस संक्षिप्त संचार अवधि में इसने किस तरह का डेटा प्रेषित किया? डेटा से पता चलता है कि यह सिस्टम कोई आंतरिक खतरा नहीं, बल्कि बाहरी खतरा है, ऑरोरा ने समझाया। ऐसा प्रतीत होता है कि संवेदनशील डेटा तक पहुंच रखने वाला कोई व्यक्ति इसे गुप्त रूप से हेरफेर और वितरित करने में सक्षम है। यह संभवतः किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है जिसने बाहरी संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। अमन का आश्चर्य साफ था। तो आप कह रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में ही कोई व्यक्ति हमारे सॉफ्टवेयर तक पहुंचने और उसे वितरित करने के लिए बाहरी लोगों के साथ सांठगांठ कर रहा है? हाँ, इसकी पूरी संभावना है और यह व्यक्ति संभवतः कोई उच्च पदस्थ अंदरूनी व्यक्ति है जो इस तरह की सेंधमारी में मददगार हो सकता है। ऑरोरा ने आगे कहा, हमें सूची को छोटा करने के लिए उच्च स्तरीय पहुंच रखने वालों के कार्यक्रमों और गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। इसके बाद ऑरोरा ने संभावित संदिग्धों की एक सूची प्रस्तुत की। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, सुरक्षा संचालन प्रमुख, आंतरिक मामलों के निदेशक, प्रमुख सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वरिष्ठ सिस्टम प्रशासक, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक, मुख्य डेटा अधिकारी, अनुपालन और लेखा परीक्षा प्रमुख, वरिष्ठ विश्लेषक, साइबर सुरक्षा, मुख्य परिचालन अधिकारी, रणनीतिक साझेदारी के निदेशक, प्रमुख आईटी विशेषज्ञ। विस्तृत सूची देखकर अमन की आंखें चमक उठीं। हा। स्थिति की गंभीरता के बावजूद अमन जोर से हंसा। यह काफी लंबी सूची है। वास्तव में यह व्यापक है क्योंकि इन सभी व्यक्तियों के पास आवश्यक पहुंच है और वे बिना किसी संदेह के काम कर सकते हैं। हमें उनके कार्यक्रमों और गतिविधियों का विश्लेषण करके इसे सीमित करना होगा। और इसका व्यापक विश्लेषण प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? अमन ने शीघ्र उत्तर की आशा में पूछा। समय सीमा अनिश्चित है। हमें या तो पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए सभी प्रणालियों तक पूरी पहुंच का इंतजार करना होगा या उम्मीद करनी होगी कि हमारे मौजूदा चैनल ज्यादा सीधी जानकारी प्रदान करें। ऑरोरा ने जवाब दिया, समझ गया। स्थिति पर नजर रखना और मुझे किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराना। अमन ने एक दुष्ट भाव से बुदबुदाया। आप सभी सोचते हैं कि मुझे अवैध शिकार के बारे में नहीं पता। ऑरोरा, नजर रखो और इंतजार करो। जल्द ही मैं उन्हें चोदने वाला हूं। कुछ क्षण के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। उसके बाद ऑरोरा की आवाज आई जो काफी शर्मिंदा लग रही थी। सर, मुझे नहीं पता था कि आपको किसी के साथ सेक्स करने का शौक है। आप लड़के लड़कियों दोनों के साथ सेक्स करने में बहुत सहज लग रहे थे। पफ। अमन, जिसने अभी एक कप कॉफी पी थी, खांसने लगा जिससे उसकी लगभग मौत हो गई। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ऑरोरा, क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? हाँ, और यह सूची है। अच्छा। संतुष्ट मुस्कान के साथ अमन खड़ा हुआ और अपने शरीर को तानते हुए सूची में नामों को देखने लगा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ऑरोरा ने यह भी बताया था कि ये लोग किन लोगों के संपर्क में थे। जब उसने अपने पुराने दोस्त नूह का नाम देखा, जो चुपके से उसके कई कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर फर्म स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वह अपने लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था और अमन के काम को दोहराना चाहता था। विशेष रूप से कॉर्जपर के समान कुछ विकसित करना चाहता था। अब थोड़ा सा झुकने का समय आ गया है, अमन ने धीरे से कहा और छोटे से मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर दी। नेक्स्ट जेन इनोवेशंस का आधुनिक कार्यालय अपने उच्च तकनीक वाले कार्यस्थल की सामान्य गतिविधियों से गुलजार था। हालांकि
आज कमरे में एक नया माहौल व्याप्त हो गया था, क्योंकि एक नवागंतुक के अचानक प्रवेश से कमरे में हलचल मच गई थी। जैसे ही अमन ने ऑफिस में कदम रखा, उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने तुरंत पूरे स्टाफ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने आकर्षक रूप, रंग के कारण वह किसी कॉरपोरेट लीडर से ज्यादा एक मॉडल लग रहा था। कमरे में विस्मय और भ्रम की फुसफुसाहट फैल गई जब कर्मचारियों ने उन्हें अभूतपूर्व कोड जिपर और सिस्टम मैनेजर के पीछे की प्रतिभा के रूप में पहचाना। अरोरा द्वारा पहले ही संदिग्धों के रूप में पहचाने गए कुछ व्यक्तियों के समूह को कमरे में बुलाया गया। तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अमन खिड़की के पास खड़ा था, उसकी पीठ कमरे की ओर थी, जिससे अंदर आ रही तेज रोशनी के सामने उसकी छवि ठंडी पड़ रही थी। इस बीच आर्या उसके पास खड़ी होकर रहस्यमय भाव से कार्यवाही देख रही थी। संदिग्ध अंदर आए और अमन का सम्मान और घबराहट के मिले जुले भाव से अभिवादन किया। अमन ने बमुश्किल उनका अभिवादन स्वीकार किया, बल्कि रूखेपन से सिर हिलाया और पास की मेज पर रखे फोल्डरों की ओर इशारा किया। अपने नाम वाला फोल्डर उठाओ और उसकी सामग्री की समीक्षा करो, अमन ने ठंडे स्वर में निर्देश दिया। जैसे ही संदिग्ध लोग मेज के पास पहुंचे, अपने अपने फोल्डर उठाते समय उनके हाथ थोड़े कांपने लगे। अगले ही पल जैसे ही उन्होंने फोल्डर खोले, दस्तावेज पढ़ते पढ़ते उनके चेहरों का रंग उड़ गया, उनके चेहरे पीले पड़ गए, कुछ तो कांप भी गए, उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। आहा, कैसे? उनके होठों से भय के साथ सात सदमे की आहें फूट पड़ी, जिससे वे स्तब्ध रह गए। अमन उनकी ओर मुड़ा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। क्या तुमने सच में सोचा था कि मुझे तुम्हारे संदिग्ध सौदों के बारे में पता नहीं चलेगा? उसने एक को सीधे संबोधित करते हुए आंखें सिकोड़ लीं। जेसिका, मैं देख रहा हूं कि तुम कोड जिपर का सोर्स कोड बेचने के लिए 5 करोड़ मांग रही थी। कितना अजीब है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आरोपी हकलाने लगे और बहाने बनाने लगे। अमन का व्यवहार ठंडा और अडिग रहा जब वह समूह का जायजा ले रहा था। विश्वासघाती के रूप में पहचाने गए 5 व्यक्ति थे। 1. जेसिका ली, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। 2. माइकल स्टीवंस, सुरक्षा संचालन प्रमुख। 3. लियाम कार्टर, प्रमुख सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 4. एमिली थॉम्पसन, आंतरिक मामलों की निदेशक। 5. जेम्स वॉकर, वरिष्ठ सिस्टम प्रशासक। औचित्य सिद्ध करने के उनके हताश प्रयासों से कमरे में तनाव और बढ़ गया, क्योंकि अमन की निगाहें तीखी और ठंडी बनी रहीं। जेसिका अपनी आवाज में कांपती हुई आगे बढ़ी। सर अमन, प्लीज, आपको समझना होगा, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझ पर दबाव डाला गया था। मेरा परिवार। छी। अमन ने उसे एक नकारात्मक लहर से बीच में ही रोक दिया। हर किसी के अपने तर्क होते हैं जेसिका, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलते। माइकल स्टीवंस बेचैनी से हिले। यह एक गलतफहमी है। मैं तो बस अपने विभाग के लिए कुछ पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा था। मेरा इरादा आपको या कंपनी को कमजोर करना नहीं था। प्लीज, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। अमन की निगाहें अटल रहीं। हमारी मूल संपत्तियों से समझौता करके धन सुरक्षित करना? मुझे समझ नहीं आता कि आप इसे कैसे ठीक कर पाएंगे। पसीने से तर बतर लियम कार्टर ने समझाने की कोशिश की। मुझे एक बाहरी व्यक्ति ने मजबूर किया था। उन्होंने मेरी नौकरी और सुरक्षा को खतरा बताया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अमन के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं आई। जबरदस्ती करने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती लियाम। अगर तुम आगे आते तो शायद हम तुम्हारी रक्षा कर पाते। अमन की ठंडी मुस्कान बरकरार रही। अगर आपके इरादे विश्वासघात की ओर ले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। मुझे बताओ, क्या आर्या या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है? हम बताओ। अमन की तीखी चीख ने उन्हें चौंका दिया। उस पल उसकी आंखें किसी ठंडे दानव की तरह उन पर आग उगल रही थीं। अमन भावशून्य रहा। तुम सबके पास एक विकल्प था और तुमने अपने ऊपर किए गए भरोसे को तोड़ने का फैसला किया। तुम्हें अपने किए के परिणामों का सामना करना ही होगा। कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि 5 संदिग्ध, जो अब पूरी तरह से भयभीत थे, दया की भीख मांगने लगे। चुप रहो। आप अन्य कंपनियों के संपर्क में हैं, तो आप क्यों नहीं जाते और आपके द्वारा प्रस्तावित पद स्वीकार कर लेते? मुझे यकीन है
कि वे आपको लेने के लिए उत्साहित होंगे, अमन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आखिर उन्हें यह कैसे पता नहीं था कि एक बार उन्हें यहां से निकाल दिया गया तो उनका कोई और मूल्य नहीं रह जाएगा। अमन की नजरें अटल थीं जब वह उनका सामना कर रहा था। बस, मुझे जो कुछ सुनना था वह सुन लिया। तुम सब बर्खास्त। पांचों व्यक्ति अपनी विनती करते हुए चुपचाप मुड़े और सिर झुकाए कमरे से बाहर चले गए। अमन की आवाज आखिरी बार हवा में गूंजी। याद रखना, तुम में से हर एक ने अपने अनुबंध का उल्लंघन किया है, उसी के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, आर्या पास आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन चिंतित थी। क्या उन्हें ऐसे ही जाने देना ठीक है? उसने यह नहीं पूछा कि अमन को विश्वासघात के बारे में कैसे पता चला, बल्कि उसने उसके निर्णय पर भरोसा किया। अमन का चेहरा ठंडा, लगभग शैतानी सा बना रहा। मैं उन पर कड़ी नजर रख रहा हूं। अगर उनमें से किसी ने भी पछतावे के संकेत दिए तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा, वरना। आर्या ने अमन की ओर मुस्कुराकर देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। इस बीच सिस्टम मैनेजर ने शीर्ष पोस्टों और लेखों में अपनी जगह बना ली। टाइम्स नाउ। नेक्स्ट जेन इनोवेशंस द्वारा क्रांतिकारी ऐप्स के लॉन्च ने तकनीकी जगत में तहलका मचा दिया है और व्यापक ध्यान और बहस का विषय बन गया है। सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी पत्रिकाओं में से एक ने एक लेख प्रकाशित किया जो जल्द ही उद्योग जगत में चर्चा का विषय बन गया। भविष्य का अनावरण, अगली पीढ़ी के नवाचार कैसे खेल को बदल रहे हैं। तेजी से विकसित होते तकनीकी परिदृश्य में नेक्स्ट जेन इनोवेशंस जैसी प्रभावशाली छाप छोड़ने में कुछ ही कंपनियां कामयाब रही हैं। अपने अग्रणी दृष्टिकोण और अत्याधुनिक समाधानों के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अपनी नवीनतम पेशकशों खोज जिपर और सिस्टम मैनेजर के साथ एक बार फिर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। खोज जिपर एक ऐसा गेम चेंजिंग एप्लीकेशन जिसे डेटा संरचनाओं को सुव्यवस्थित और संपीड़ित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तकनीकी उत्साही और पेशेवरों दोनों के लिए तेजी से एक पसंदीदा टूल बन गया है। इसकी अभिनव एन्क्रिप्शन और गति क्षमताओं ने डेटा सुरक्षा और दक्षता के नए मानक स्थापित किए हैं, जिससे यह उन लोगों के लिए अपरिहार्य हो गया है जो दोनों को प्राथमिकता देते हैं। अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट न होते हुए नेक्स्ट जेन इनोवेशंस ने सिस्टम मैनेजर भी पेश किया, एक परिष्कृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन टूल जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेजोड़ नियंत्रण और अनुकूलन प्रदान करता है। सिस्टम मैनेजर की प्रदर्शन को अनुकूलित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की क्षमता ने इसे सिस्टम यूटिलिटीज की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। केवल एक सप्ताह के भीतर ऐप ने 150 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया और कंप्यूटर उपयोगकर्ता उत्सुकता से पीसी संस्करण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कंपनी की रणनीति ने इसे तकनीकी उद्योग में अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है और अपने प्रतिस्पर्धियों को आसानी से पीछे छोड़ दिया है। इन अनुप्रयोगों की सफलता ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया है, बल्कि राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। कई अधिग्रहण प्रस्तावों के बावजूद नेक्स्ट जेन इनोवेशंस ने अपनी स्वतंत्रता को दृढ़ता से बनाए रखा है और स्पष्ट रूप से वित्तीय लाभ की तुलना में स्वायत्तता को महत्व दिया है। नवाचार और गुणवत्ता के प्रति कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता ने इसे तकनीकी जगत में एक अग्रणी स्थान दिलाया है। जैसे जैसे नेक्स्ट जेन इनोवेशंस अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, तकनीकी समुदाय उत्सुकता से देख रहा है और यह अनुमान लगा रहा है कि वे आगे कौन सी नई क्रांतिकारी प्रगति पेश करेंगे। उनकी तेजी से बढ़ती प्रगति और निरंतर सफलता दर्शाती है कि आने वाले वर्षों में उनका प्रभाव और भी मजबूत होगा। इस लेख पर ढेरों टिप्पणियां आईं जो नेक्स्ट जेन इनोवेशंस के नवीनतम तकनीकी चमत्कारों के प्रति जनता के आकर्षण और संदेह को दर्शाती थीं। कई लोगों के लिए यह स्पष्ट था कि कंपनी ने तकनीकी जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।